अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी मम्मा, आपने बुलाया था? हाँ हैदरी, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। जी मम्मा बोले। उसने पास बैठ के अकीदत से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, निधि का मास्टर्स कंप्लीट हो गया है। मैं चाहती हूँ उसकी शादी कर दी जाए अब। जी मामा, कोई रिश्ता देखा आपने? उसने पूछा। हाँ देखा तो है, पर क्या मामा? निधि को कोई एतराज है आपके फैसले पर? उसने माँ की बात पूरी होने से पहले ही सवाल किया था। नहीं बेटा, उसने तो बात ही नहीं की मैंने। अभी तो तुमसे बात कर रही हूँ, उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी मामा सुन रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे चाचू पापा और चची सबका प्लान क्रैश का एक्सीडेंट हुआ। नदी 8 साल और किशमिश 6 साल की थी। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं गई नहीं, और खुदा को शायद कुछ और मंजूर था जो उसने तुम लोगों के लिए मुझे बचा कर रखा, वरना मेरे सोच कर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसे तुम लोग रहते हमारे बगैर। उनकी आंखें नम हुई थी। मामा, जो गुजर गया उसको याद करके खुद को तकलीफ क्यों दे रही है? उसने माँ को साथ लगाया। मैं चाहती हूँ बेटा कि मेरी दोनों बेटियां इसी घर में मेरे पास ही रहे। तुम प्लीज नदी से शादी कर लो। अपनी बात कहकर वो उनके चेहरे के तासा देखने लगी थी। व्हाट मामा? उनकी बात सुनकर उछलकर खड़ा हुआ। आई मीन व्हाट आर यू सेइंग मामा? प्लीज स्टॉप इट मॉम। आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? वो हैरान था, काफी ज्यादा हैरान। वो दोनों बहनें हैं मेरी। उसे आगे ना मुझे कुछ सोचना है और ना समझना है। बेटा, सगी बहनी नहीं है, सोचने में हर्ज तो नहीं है। वो मेरी फिर ये हवाश भी है। उन्होंने अपनी हवाश का इजहार किया। मामा, आपके हर हवाश सर आंखों पर, मगर ये नहीं। मैंने हमेशा किशमिश और निधि को मेरे बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया है, और अब ये सब कुछ आप? नो मामा, मुझे सोचते भी गिन आती है। नेवर नो। उसने बेबसी से कहा। क्या कमी है उसमें? पढ़ी लिखी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, मगरूर है, सोसाइटी में मूव नहीं करना चाहती। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा। मामा, मैंने ऐसा नहीं कह रहा। वो बेबसी की इंतहा पर था। तो क्या तुम किसी और पे इंटरेस्टेड हो? उन्होंने चेहरे से कुछ खोजना चाहा। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने हक में सफाई दी। तो फिर क्या तकलीफ है? वो चलाई थी। सबर की हद खत्म हो गई थी। तकलीफ ये है कि अपने हमेशा एक ही बात कान में डाली कि छोटी बहनें हैं तुम्हारी, और अब वो फिर से बेबस हुआ, और अब मैं ही ये बात तुम्हारे कान में डाल रही हूँ कि उससे निकाह करो। उन्हें हतमी लहजे में कहा। मामा, निधि नहीं, उसके अलावा जहाँ कहेंगे, जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसने भी हतमी लहजा अपनाया। मैं भी तुम्हें अच्छे से एक बात बताऊं दो कि निधि के अलावा मेरी बहू बनने के लायक है ही नहीं कोई। ये बात जितनी अच्छी तरह तुम समझ लो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उसे वार्न करते हुए कमरे से वॉक आउट कर गई थी। उसे गुस्से से अपने दोनों हाथों से अपने बाल को जकड़ा। तुझ में जरा शर्म नहीं है? इतनी अहम मीटिंग चुरवाई तूने मेरी बेगैरत इंसान। वो एयरपोर्ट के दिखे अलग खाए। अली गुस्से से फनकारा था। पता है कितनी अहम मीटिंग थी तेरी? आदि से ज्यादा अहम इस दुनिया में तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता मेरी जानो। उसने कहते हुए अली की तरफ फ्लाइंग किस उछाली थी। ये जो तेरी लोफरी है ना, उसे संभाल कर रखा कर। उसे गुस्से से नाक फुलाई। अच्छा, अच्छा ना जानू, चल सुलह कर लेते हैं। उसने अपने हाथ की पूंछ से उसके गाल को टच किया। कमीने इंसान, तुमने नहीं बात आना, खुसरू की तरह मीटिंग के लिए आया है क्या? अली ने उसके हाथ को झटका था। अब अगर तूने सीधी तरह नाम बताया कि कहाँ जाना है, तो तुझे मैं सीधा मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करवा कर आऊंगा। पक्का? वहां भी जाऊंगा मेरी जानू, जहाँ कहेगी वहां जाऊंगा जानू। आप ये हर हवाई सर आंखों पर। उसने होते हुए थोड़ा सा झुका कर कहा। उतरो नीचे फौरन। गाड़ी झटके से रुकी थी उसने। पक्का उतर जाऊं? उसने उसके बाजू पर दाई हाथ की पहली और दूसरी उंगली को चलाते हुए कहा। हादी? वो गुस्से से चलाया। हाँ हाँ हाँ, आहिस्ता, मैं पास ही हूँ। उसे छुड़वाने की एक्टिंग की। अजलान, तेरा इलाज उसी के पास है। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हाय हाय, मतलब तुम मुझे अपनी सोतन से मिलाने के लिए लेकर जा रही हो? तुम दोनों को साथ देकर दिल में ठंडक पड़ जानी है। उसने दिल पर हाथ रखा। तेरे जैसा लोफर, ठड़की और कुत्ता इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। जरा नवाजी है आपकी। उसने सर तस्लीम में हम किया था। उससे पहले कि वह मजीद बकवास करता, अली ने म्यूजिक ऑन कर दिया था। अन्ना भी फजर बीबी की पीए आई है, वो मिलना चाहती हैं आपसे। असवा हाला ने उन्हें इतला दी थी। वो शाह हाउस की काबिल इत्मीनान खादमाओं में से एक थी। हाँ असवा, बिठाओ उसे, मैं आती हूँ। जी अन्ना भी। वो अपने कांधों पर शार डालती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अन्ना भी। उन्हें देखकर खड़ी हुई थी। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। उन्हें उसे प्यार दिया। वो अन्ना भी। मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो आज अफान इंडस्ट्रीज और हैदर इंडस्ट्रीज और शाह इंडस्ट्री के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अगर मीटिंग इम्पोर्टेंट ना होती तो मैं कभी ऐसे डिस्टर्ब ना करती मैम को। उनका जाना जरूरी है। उसने अपनी मुश्किल बताई थी। कितने बजे है मीटिंग? 2 बजे। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। मगर अन्ना भी। मैं संभाल लूंगी बेटा। फजर की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एम पॉइंट्स भेज दो और फाइल्स भी। अभी 3 घंटे हम स्टडी कर लूंगी। जी अन्ना भी। वो हामी भरती हुई जाने के लिए उठी थी, और अन्ना भी ने अपना रुख फजर के कमरे की तरफ किया था। असवा किस लेकर आओ फजर के रूम की। उन्हें उधर से ही आवाज लगाई। ये लेना भी। उन्हें चाबी पकड़ाई।
ٹھیک ہے تم جاؤ, ضرورت پڑی تو بلوا لوں گی. انہیں روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. جی. وہ واپسی کے لیے مڑی. جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے کی ہر چیز الٹ ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی ہوئی تھی. فجر کو جائز نماز پر آڑی ترچھی ہوئی حالت میں گرے دیکھ کر ان کو دل کو کچھ ہوا تھا. آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس کا سر گود میں رکھا, اسے آوازیں دی. اسے کسی آواز کا جواب نہیں دیا. اس کا جسم تپ رہا تھا, رنگ پیلا ہو رہا تھا اور نبض بہت ہی کمزور چل رہی تھی. میں جان سے مار دوں گی ازی تمہیں. آئی ہیٹ یو ازی, لیو می ازی. بابا, ماما, انابی. وہ نیم بہوشی کے ہاتھ میں بڑبڑا رہے تھے. انہوں نے بے سہاتا اسے اپنے سینے میں چینپا تھا. آنسو ان کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے. اسوا, اسوا. جی انابی, اسے بکرو بیڈ پر لے کر جانا ہے. ان دونوں نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر لٹایا. اس کا جسم کام پڑا تھا. انابی نے اس پر کمفرٹر اڑایا. اسوا, ڈاکٹر کو کال کرو اور ہیٹر آن کر دو. اسے اگلا حکم جاری کر رہی تھی. اب اس کا سر دبا رہی تھی. انابی, فکر کی ضرورت نہیں ہے, بس زیادہ اسٹریس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب, اور بی پی بھی لو ہے. اب یہ میڈیسن دے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فریش جوسز دے. ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد اپنے آفیشیل انداز میں ہدایات جاری کی تھی. ویسے ان کے چہرے پر یہ اسکیچز. اس نے حیرانی سے پوچھا. ابراہیم کی رپورٹس آپ کب آئیں گے؟ انہیں بات بدلی. منگل تک آ جائیں گی. ابراہیم صاحب کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی؟ انابی سے باہر تک چھوڑنے آئی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا. نہیں, ویسا کیا جیسے 5 سال پہلے تھا. انہوں نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا. آپ پریشان ہوا کرے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ازمائے کی گھڑی ہے, صبر کرے, اللہ پاک بہتری کریں گے ان کے حق میں. آمین ثم آمین. انابی اسے رخصت کر کے دوبارہ فجر کے پاس آئی تھی. اسے اٹھا کر زبردستی جوس پلا کر دوائی دیکھ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی میٹنگ کے لیے ریڈی ہونے. اوے بے غیرت, اٹھ, 1 بج رہا ہے اور تو گدے گورے بیچ کر سو رہا ہے. وہ دونوں اس کے کمرے میں تھے اور وہ منہ تک بلینکٹ اوڑے الٹا لیٹا ہوا تھا. ان کی آواز دینے پر بھی وہ نہ اٹھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے سے دیکھا. 1 2 3. اوے منوسو, کمر توڑ دی میری. گدو, جاہل ہو کیا؟ اسے ٹکراتے ہوئے دھائی دی تھی کیونکہ وہ دونوں جمپ لگا کر اس کے کمرے پر بیٹھ گئے تھے. نہیں, پہلے تو اٹھ رہا ہے یا نہیں؟ پہلے تو بتا کہ اٹھ رہا ہے یا نہیں. علی نے کہا. اٹھ رہا ہوں, اترو نیچے. وہ چلایا تھا. وہ دونوں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتر گئے تھے. کتنے سگریٹ پھونکے ہیں ساری رات. کمرے میں موجود سگریٹ کی اسمیل سے انہیں متلی فیل ہو رہی تھی. علی نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے. آئے میری نازک لیلا. ہادی نے آنکھ مارتے ہوئے چھیڑا. بکواس بند کر دو, ناٹ اگین. علی نے اسے انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا. صبح صبح کہیں اور جگہ نہیں ملی تم لوگوں کو؟ وہ جو میرے گھر سرکس لگانے آ گیا. ازلان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. نہیں, تیری کمر سے زیادہ بیسٹ پلیس ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی. ہادی نے ہانک لگائی. اس کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا. کون سا چلا کاٹا تو نے رات میں؟ علی نے ایشٹرے میں سے سگریٹ کے ٹکڑوں کو برمار دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا. تیرے اور ہادی کی شادی کا. تم دونوں کی شادی ہو جائے, میری جان چھوٹے. وہ الماری کی طرح بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا. تو رات سویا نہیں ہے نا؟ ہادی نے اس کی آنکھوں کی سوئی نوٹ کرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا. بتایا تو ہے, چلا کاٹ رہا تھا. اس نے سر پر کیا. بابی کہاں ہے؟ یہ سوال علی کی طرف سے تھا. اپنے گھر. جواب مختصر تھا. تکلیف دی تم نے انہیں؟ اس نے ان کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہا. وہ ڈیزرو کر دی تھی. اور تو کیا ڈیزرو کرتا ہے؟ تو بھی تو اینا کے ساتھ گھومتا ہے, تب تجھے یہ عزت غیرت یاد نہیں آتی, تب تیرا ضمیر مر جاتا ہے. آپ کے ہادی بولا تھا. تم لوگوں کا بابی نامہ ختم ہو گیا تو دفع ہو جائے یہاں سے. مجھے فریش ہونے دو, سب ایک جیسے ہو تم. اسے غصے سے کہا. عزیز پچھتائے گا تو. علی نے افسوس سے کہا. ازلان حیدر شاہ پچھتاووں کی آگ میں جلاتا ہے, جلتا نہیں ہے. وہ کہتے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا. اللہ ہی ہدایت دے اس ڈیٹ ہڈی کو, جانے من. ہادی نے علی کو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو اس کے کان کے پاس ہانک لگائے. تو نے نہیں باز آنا خسرو کے سردار. علی نے اس کی طرف کشن اچھالا تھا جو سیدھا اس کے سر پر لگا تھا. مجھے بھوک لگی ہے. اس نے کشن سر پر رکھتے ہوئے کہا. مجھے کھا لے. علی نے غصے سے کہا. سوری, حرام چیزیں میرے مزہ میں کھانا سختی سے منع ہے. ہادی نے فل سیریس انداز میں جواب دیا. اسی دوران اسلامی باتھ روم سے نکل آیا تھا اور ہادی کے بعد سن کر اس کا بھی ہادی سمیت فلک شگاف کہہ کر کمرے میں گجا. ہاں ہاں, تم بھی ہنس لے, بس ایسی ہی باتوں پر تیرے دانت نکلتے ہیں. علی نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے ناراضی سے کہا اور ٹی وی آن کر لیا. او ڈھوٹ گئے میری ظالم حسین. ازلان نے پاس آ کر اس کی گال کھینچی. علی نے اس کا حاجت کا. مشہور بزنس مین ارم ہمدانی پر قاتلانہ حملہ. جان بچ گئی ہے. واضح رہے ان کا بازو اور ہاتھ کافی حد تک انجرڈ ہوئے ہیں. نیوز کاسٹر ایک خبر کو بار بار دہرا رہے تھے. علی اور ہادی نے ایک ساتھ ہی ازلان کو مشکوک نظر سے دیکھا. وہ کاندھے اچکاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا. واٹ ازی؟ وہ دونوں اچھلتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے تھے. اسے گردن سے دبوچا تھا. ازی, یہ امید نہیں تھی تجھے. وہ بے یقینی سے اسے دیتے ہوئے بولا. ازلان حیدر شاہ اپنے رشتوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے. ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا. وہ ان دونوں نے تاثر سے اس کو دیکھا تھا. تمہاری ناک کیوں رو رو کر پھولی ہوئی ہے؟
निधि ने कमरे में आकर उसकी रोई हुई आंखें और लाल नाक को देखते हुए कहा, आप क्यों रही हैं यहाँ? उसे सूसू करते हुए कहा, क्या मतलब, क्यों आई हो? मेरा भी रूम है। निधि ने उसके सवाल पर हैरान हुई थी। ठीक है, आ गई है तो मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल ना पूछना। उसने आंखें साफ करते हुए कहा, क्यों ना पूछो? बड़ी मामा तुम्हें लेकर अलग परेशान हो रही है और तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। जब से आई हो कमरे में बांधो, किसने छेड़ दिया है अब तुम्हें? उसे जिद चुते हुए कहा, आप ही अब आप मजीद मेरा दिमाग खराब ना करें। मैं आगे ही बीमा की वजह से किसी का कत्ल कर देने के दर पर हूँ। उसे नाक फैलाते हुए कहा, बुरी बात है, बड़े भाई हैं वो तुम्हारे, भाई कहा करो ने। और अब क्या कर दिया इस बेचारे ने? उसे खोजती हुई नजर से देखा। नहीं है वो मेरा भाई। मेरा मैं आपको 101 दफा बता चुकी हूँ, उसने जो आज किया है ना उसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। उसने अहमद के बच्चे की भी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। आरिफ इकरार उसने नहाती सरगोशी में अदा किए थे। क्या? किसकी ट्यूनिंग? किसकी? किसी की भी नहीं रहे आप यहाँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ ना तब तक आपकी अदालत खत्म नहीं होनी। वो तन फन करते हुए रूम से गायब हो गई थी और निधि उसे इग्नोर करते हुए बुक्स लेकर बैठ गई। वह मीटिंग के लिए रेडी थी। जाने से पहले एक बार फज्जा को देखने आई थी। वो होंठ सो रही थी। उन्होंने ड्रा से आईमेड निकाल कर उसके जम्मू पर लगाए, उसकी पेशानी से बाल सरापट किए और बोसा दिया, असवा ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले और अगर मेरे जाने के बाद फजर उठ जाए तो उसे कुछ खिला कर दवाई दे देना। मेरा पूछे तो मीटिंग का बता देना। वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए हदायत जारी कर रही थी। चलो अजलान हदशा, आज तुमसे भी 5 साल बाद मुलाकात हो ही जाए। उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो आज भी उनके कमरे में मौजूद था, उनकी अदालत में। क्या सोचा फिर तुमने? मेरा जवाब आज भी वही है। उस अपने कदमों पर नजरें गाड़ते हुए कहा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उनने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जी। उसकी नजरें अपने कदमों पर थी। तुम जा सकती हो। वो वैसे ही बाहर देख रही थी। वो वहीं से बाहर जाने के लिए पलटा। उसे पहले कि वो बाहर जाता धर्म से उसके गिरने की आवाज आई। मामा क्या हुआ? वह परेशानी से उस चेहरा थपथपा रहा था। निधि, किशमिश, यहाँ आओ। मामा, मामा प्लीज उठे। वो बेहोश थी। कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ बड़ी मामा को? वो दोनों भागती हुई आई थी। ये बता नहीं। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। किशमिश, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। उसने चलाते हुए कहा। जी। निधि घबराते हुए 2 कदम पीछे हुई थी, क्योंकि उसे उनको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। वो अपनी माँ को किसी मता की तरह बाजू में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। हॉस्पिटल चलो। निधि भी बैग डोर ओपन करके बैठने लगी थी। तुम नहीं किशमिश, तुम चलो। उसने हाथ के इशारे से मना किया था और वो वहीं पर रुके थे। अनाबी के लम्स को महसूस करते हुए उसने आंखें खोली थी। फिर उसके कमरे के चारों तरफ नजर दुराई। वो अपने कमरे में मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिस्से बेदार हो रही थी। रात के सारे मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चल रहे थे। उसने शिद्दत से नफरत की इंतहा तक पहुंचते हुए आंखें बंद की। उसे याद था कि आखिरी बार वो जाए नमाज पढ़ती, फिर बेड पर कैसे, और फिर उसे अपनी अनाबी पर 1.5 प्यार आया। तो आपने देखा आपके पोते ने क्या सलूक किया मेरे साथ। थोड़ी देर पहले वाला प्यार अब गुस्से में बदला था। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। वहां पर मौजूद अपनी पीए की कास्ट देखकर वो झटके से उठ बैठी, मगर अगले ही लम्हे दर्द से कराकर उसने फिर से अपना सर पल्लू में गिराया था। बुखार कम हो गया था, मगर था अभी भी। नहीं, आज की मीटिंग में स्किप नहीं कर सकती। नहीं असलान हदशा, तुम्हें मैं जीतने नहीं दे सकती। उसे सोचते हुए नंबर डाल करके कान से लगाया। मलक अंकल, मीटिंग हाफ आवर लेट हो सकती है क्या? बेटा, मीटिंग स्टार्ट होने में आधा घंटा रह गया और तुम मुझे अभी ये सब करने का कह रही हो? प्लीज अंकल, फॉर मी प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके बेटा, तमाम बोर्ड्स मेंबर्स को इतला कर दो कि मीटिंग आधा घंटा लेट स्टार्ट होगी। उन्हें अपनी पीए को हटा दी तो फजर ने तसल्ली करते हुए कॉल काट दी। अभी वो उठकर खड़ी हुई थी कि चकरा कर दोबारा गिरी। या अल्लाह, प्लीज थोड़ी सी हिम्मत दे दे। वो दोबारा उठी थी। असवा हल्ला, असवा हल्ला। उसे कमरे से ही दुआई दी थी और असवा हल्ला बोतल के जिन की तरह मिनटों में हाजिर हुई थी। मेरे लिए जूस बना कर ला दे और कोई लाइट सा सैंडविच। उसे अलमारी की तरफ बढ़ते हुए हुक्म जारी किया। बेटा, आप क्यों उठी है? आराम करे, मीटिंग अन्ना भी अटेंड कर लेंगे। उन्होंने आपको आराम के साथ ताकीद की थी। व्हाट? अन्ना भी कैसे अटेंड करेंगी? उसे झिझाते हुए कहा। वो जा चुकी हैं बेटा, उन्हें इतला दी थी। व्हाट? ये दादी पोता, इस घर के लोगों का कुछ नहीं हो सकता। उसने गुस्से में चबा चबा कर लफ्ज अदा किया था। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं हाला, प्लीज खाने को दे दें कुछ। ऐसे तो एक कदम भी नहीं चला जाएगा। कहते हुए वो बाथरूम में घुस गई थी और शावले ने रेड ड्रेस पैंट के ऊपर व्हाइट शर्ट पहने और व्हाइट शर्ट पर रेड कोट और बालों का हल्के से नीचे से कर्ल स्टाइल के खुला छोड़ दिया था। अपने चेहरे के जम छुपाने के लिए उसने डार्क मेकअप किया था और डार्क रेड लिपस्टिक लगाकर खुद को चेहरे को आईने में हर लिहाज से देख रही थी कि कहीं कोई जहां नुमाया तो नहीं हो रहा। फजर बेटा, आपका जूस और सैंडविच। उन्होंने उसका नाश्ता टेबल पर रखा।
وہ अब अपनी रेड हाई हील्स वेयर कर रही थी। उसका ग्लास पकड़कर उसने एक ही सांस में अंदर अंडेला था। कमजोरी की वजह से उसे उठने बैठने में मसला हो रहा था। हर दूसरे मिनट में उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे बाबा को भी घर शिफ्ट करवाना है। सलाम दुआ के बाद वो असल बात पर आई थी। जी जी, मैं जितनी नर्सिस आप कहेंगी उतनी हायर कर लूंगी, मगर मैं अब उन्हें हॉस्पिटल रखने का रिस्क नहीं ले सकती। जी ठीक है, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। कहकर उसने रब्ता मुनक़ता कर किया। नहीं अजी, तो बाबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे आने का मकसद मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। उसे सैंडविच खत्म करके बैग पकड़ा और बाहर की जाने कदम बढ़ाए। क्या हुआ मामा को? इमरजेंसी से जैसे ही डॉक्टर्स बाहर आए वो उसकी तरफ लपका। उन्हें बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। दुआ करें, फिलहाल हमें शायद ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बताकर आगे बढ़ा। नो मामा, यू डोंट हैव टू डू दिस विद मी। नो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मामा को? बीमो डरते हुए उसके पास पहुंचा था। बीमो, मामा मामा नहीं कर सकती ऐसा, उन्हें ठीक होना पड़ेगा। यार क्या हुआ है मामा को? आपके वो चिया हार्ट अटैक। उसके कहते हुए खुद को चेयर पर गिरा था। मामा ठीक हो जाएंगी ना भाई? मीमा ने सवाल किया। हार्ट अटैक का सुनकर मीमो की भी रही से हिम्मत भी खत्म हो गई थी। मामा को कुछ नहीं होगा। नहीं बीमो, मैं खुद को भी इसी पल में खत्म कर दूंगा। वह अजियत में था। ऐसा नहीं बोले भाई, मामा ठीक हो जाएंगी। उसने बड़े भाई को गले से लगाते हुए तसल्ली दी थी। बड़ी मामा ठीक हो जाएंगी हैदरी भाई, आप प्लीज दुआ करें। किशमिश ने रोते हुए कहा। तो आप ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपके वो हिचकियों से रोल थी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बीमो ने पूछा। ओपन हार्ट सर्जरी, हैदरी ने मुख्तसर जवाब दिया। आप सर्जरी की तैयारी करवाएं, मामा को कुछ नहीं होगा। उसने अज़म से कहा। उसे अपनी हिम्मत को डालने नहीं दिया था। वो तो कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। हैदरी उठकर चला गया था। शायद वो तन्हाई में रोना चाहता था। मामा ठीक हो जाएगी ना किचमिच? उसे अपनी आवाज अजनबी भी लगी थी। और हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह पाक हमें इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाल देते हैं? पहले बाबा, फिर तुम्हारे मामा बाबा, और अब मामा। वो बेआवाज आंसू से रो रहा था। अल्लाह न करे कि बड़ी मामा को कुछ हो। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर मौजूद आंसू को अपने हाथों से साफ किया। पता है भीमो, आजमाइशें या बुराइयां सिर्फ मुकाफाती अमल या फिर हमारे किसी गुनाह के सबब नहीं आती। कुछ बतौर तनबिया, कुछ दर्जात की बुलंदी, कुछ गुनाहों के कफारे और कुछ आहरत की तैयारी के लिए बतौर याद दहानी आती है। खुदा से हैर की उम्मीद रखो। उसने आगे झुक जाओ। अपनी दुआ में इतनी तरह पैदा करो कि वो छिन का भी नवाज दे। भीमो ने उसे छोटी सी लड़की के फलसफे को बहुत ही गौर से सुना। एक बड़े से मीटिंग हॉल में तमाम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे। नबी को देखकर एकदम से अजलान की आंखें उनकी आंखों से मिली थी और फिर बेतासर होकर पलटी थी। इन आंखों में मौजूद तरफ देखकर उसकी भी हिम्मत ही नहीं हुई थी उन्हें दोबारा देखने की। वो आज भी अपने बाप की तरह हर तरह की वजाहत, शानो शौकत समेत पूरी आन बान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पर बदजुमा था। एक पल को नबी को लगा कि उनका बेटा उन्हीं के सामने बैठा है। उनकी पलकें नम हुई। अभी वो अपनी ही सोच में थी कि टिक टिक करती हाई हील्स की आवाज से उन्हें अपनी तरफ मतवजो किया। उसने हाल में एंटर होते ही सबको सलाम किया। अन्ना बीको को पीछे से जाकर उनके गाल के साथ ही गाल टच करके बोसा दिया। अपनी सीट पर आकर बैठ गए। आई थिंक मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मलक साहब ने गाड़ी की तरफ देखा। जी अफंदी साहब, लेदर प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है आपकी? उन्होंने अपना रूह अफंदी साहब की तरफ किया। मलिक साहब, मेरे ख्याल में पहले हमें डिमांड्स चेक करनी होंगी पब्लिक की, फिर हम उसके मुताबिक चॉइसेस को लेकर कुछ फाइनलाइज करेंगे। अफंदी साहब, पहले हमें 1000 पीसीस का प्रोसेस चलाना होगा। गुड, कारपेट डिमांड पर चलेगा। अजलान ने सिचुएशन दी। मैंने कुछ आइडियाज फाइनलाइज किए हैं। फजर ने प्रोजेक्टर के पास खड़े होकर ब्रीफिंग देनी स्टार्ट की। अजलान का ध्यान बाबा उसके खुलते हुए और बंद होते हुए लबू पर भटक रहा था। 15 मिनट के बाद वो अपनी सीट पर वापस पलटी थी। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिल से तारीफ की थी। अजलान, तुम्हें कुछ कहना है? अफंदी साहब ने पूछा। मुझे लगता है अंकल कि इसको अगर इस थीम के साथ फॉलो करेंगे तो इसकी डिमांड हर क्लास के लोगों में होगी। अब वो प्रोजेक्टर के पास खड़ा अपनी थीम की ब्रीफिंग दे रहा था। और फजर उसकी हर अदा पर अशश कर उठी थी। हर लिहाज से ये बंदा अपनी जगह अलग तरीके से बनाने का फन रखता था। ब्रेव। मलक साहब और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तालियां बजाकर उसे सराहा था। वही अनाबी भी मेरे साथ उसे तालियां बजाकर तहसीन बख्शी थी। आई मस्ट से फजर के आइडियाज के साथ अगर यह थीम ना होता तो आइडियाज फ्लॉप था। मलक साहब ने कहा। अजान ने कंधे उचकाकर दिल फेंक मुस्कुराहट फजर की तरफ उछाली थी, जिसने फजर का मजीद खून चलाया। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली थी और अब साहब भी बाइक की तरफ बढ़ रहे थे। फजर भी अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। उसे अपनी कुछ जरूरी फाइल्स लेकर घर पहुंचना था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे रेस्ट की जरूरत थी। अभी वो ऑफिस में गई ही थी कि पीछे से आकर किसी ने उसकी ऑफिस का दरवाजा बंद किया था। उसे झटके से खींचकर दीवार के साथ लगाया था। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो, वो दहाड़ी थी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या बदतमीज है? उसे जोमैनी अंदाज में कहा। उसने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। पकड़ो और साफ करो उसे। रात की कही बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी? वो गुस्से से चलाया।
नहीं कारी, शक्ल घुम करो अपनी। वो हल्के बार चलाई। शट अप, नेक्स्ट टाइम इतनी डार्क लिपस्टिक लगी हुई ना देखो। अब वो उसके होंठों से लिपस्टिक साफ कर रहा था। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, जिस दिन मेरा ईमान भटक गया ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में देखते हुआ कह रहा था। उसी दौरान उसके फोन पर कॉल आई। हेलो अन्ना, बोलो। तो जानम, आज मिलते हैं ना? हाँ, मैं भी बेताब हूँ। अब वो फजर की लिट कान के पीछे करते हुए बोला था। उसके हाथ को झटका, उसके बाजू का दबोचा। बस ठीक है, आज की रात को रंगीन बनाते हैं। वहां चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। उसे फजर को आंख मारी। इस दौरान उसने इतनी जोर से उसके हाथ पर दांत काटे, मगर अजलान अपनी जगह से एक इंच भी ना हिला। उसके चेहरे पर दर्द की जरा भी रमक नहीं थी। अन्ना भी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने कॉल काट कर फोन जेब में डाला। बहुत शौक है ना बाइट करने का, तो चलो यहाँ करो। उसने भी ट्राई की, नॉट डीली करते हुए शर्ट के बटन खोलकर अपने कंधे और गड्ढे के दरमियान इशारा करते हुए कहा, पर होनी ला बाइट चाहिए। उसका असर एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो रहे। उसने आंख मारते हुए स्माइल की। उसकी स्माइल के साथ ही उसकी आंखें चमकी थी। और उस चमक के साथ ही फज्जा का दिल एक अलग ही ताल पर धड़का था। फजर शर्म से पानी पानी हुई थी। दिल तेज से धड़कने लगा था। उसकी इतनी गुर्बत वो बर्दाश्त कब कर सकती थी? बार बार उसने कुछ भी नहीं किया। अजलान ने उसकी थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी नाक के साथ अपनी नाक जोड़कर फजर की सांसें इनहेल करने लगा। अगले कुछ मिनट तक वो इसी हालत में उससे इसीलिए वह खड़ा ना खुद हिला था और ना ही उसे हिलने दिया था। वो कोशिश भी करती तो उस पर दबाव बढ़ा देता। चलो बटन बंद करो मेरी शर्ट के, उसने हुक्म जारी किया। हटो आगे से, उसने दिखा दिया। सोच लो फजर, अगर इसी हालत में ऑफिस से बैठ गया ना तो तुमसे बहुत ही सवाल होंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं चला जाता हूँ। वो कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। रुको, उसे उसकी तरफ बढ़ते हुए देखा। गुड गर्ल, अजलान ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा। वो कामती हाथों से उसकी शर्ट के बटन बंद कर रही थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए। मुझे पहले लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। परिंदे कैद में हैं और तुम चिचहाट चाहती हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफसियाती मसला है। अब उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बाहर की तरफ मुड़ गया था।